विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान और राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत उदारवादी चरण पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आदि बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत उदारवादी चरण पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन, उदारवादी चरण। तो सबसे पहले हम बात करें विद्यार्थियों, सन 1885 से 1905 तक का जो समय है वो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पर उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं का वर्चस्व रहा था। तो 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पर जो प्रभाव रहा, जिन लोगों का प्रभाव रहा, जिन व्यक्तित्व का प्रभाव रहा, उन नेताओं को उदारवादी कहा जाता था। इन्हें उदारवादी या नरमपंथी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करना, अपनी मांगों को प्रतिवेदनों और भाषणों और लेखों के माध्यम से सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना था। इसलिए इनके विचारों में उदार प्रवृत्ति थी कि वे एक तरीके से ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा का भाव रखते थे, अपनी मांगों को प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से सरकार के समक्ष रखते थे। इसलिए इन नेताओं को उदारवादी नेताओं की श्रेणी में रखा गया और इस कारण से इस चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। उदारवादियों में ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूर्ण विश्वास था। तो यहाँ पर जब हम उदारवाद की भूमिका में हम देखें, उसकी एक तरीके से उसके अर्थ को हम समझें, तो जहाँ उदारवादी जो चरण रहा 1885 से 1905 तक का काल जो रहा वो उदारवादी चरण का काल रहा। इस कारण से इस समय राष्ट्र कांग्रेस पर जिन नेताओं का प्रभाव रहा उनको उदारवादी नेताओं के नाम से जाना जाता है। उनकी जो कार्यशैली थी उसके बारे में बताया को ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान थे, अपनी मांगों को प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से सरकार को प्रस्तुत करते थे और ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में इनका पूर्ण विश्वास था। अब बात करते हैं विद्यार्थियों कि इन उदारवादी या नरमपंथी कहे जाने वाले नेताओं में प्रमुख कौन कौन थे। तो बात करें हम दादा भाई नौरोजी, जो 1825 से 1917 का इनका कार्यकाल रहा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय और दिनसा वाचा, ये प्रमुख उदारवादी नेता थे या जिनको कहें नरमपंथीवादी विचारधारा के नेता थे। ये उदारवादी नेता संवैधानिक तरीकों के द्वारा विद्यार्थियों भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। संवैधानिक तरीके, संविधान के नियमों के तहत रहकर, इसलिए इन्होंने अपनी मांगों को प्रार्थना पत्रों के द्वारा, प्रतिवेदनों के माध्यम से, स्मरण पत्रों के माध्यम से, शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के
सामने प्रस्तुत करने का तरीका अपनाया। ये किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह के उग्र आंदोलन के विरोधी रहे और शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन, स्मरण पत्र शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखते थे। विद्यार्थियों, दादा भाई नौरोजी जो उदारवादी विचारक था, उसको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रमुख उदारवादी नेताओं की श्रेणी में आते हैं। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कि उदारवादी नेताओं के कार्यक्रम क्या थे। तो उदारवादी नेताओं ने अपने कार्यक्रमों में किन को चीज़ों को शामिल किया, उस पर चर्चा करें। प्रशासनिक कार्यक्रम में उदारवादियों ने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। उदारवादियों की धारणा थी, जब तक राजनीतिक संस्थाओं में सरकार के हिस्से में हमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, तब तक हम कर नहीं देंगे। तो इस धारणा के समर्थक आर्थिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में और व्यवस्थापिका के मामलों में इन्होंने अपने अलग अलग विचार रखे। तो पहला जो बात था कि प्रशासनिक कार्यक्रम में उन्होंने नारा दिया कि बिना प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। यदि सरकार में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हम कर नहीं देंगे। इसी तरह इन्होंने व्यवस्थापिका के विस्तार की मांग की, साथ ही व्यवस्थापिका में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की मांग भी की। तो व्यवहारवादियों ने ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को व्यवस्थापिका के विस्तार की मांग के साथ ही व्यवस्थापिका में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की मांग उदारवादी नेताओं के द्वारा की गई। इसी तरह राजनीतिक मामलों में, राजनीति में सिविल सेवा के भारतीयकरण का मुद्दा उठाया गया। जो सिविल सेवा में जो भर्ती होती थी, उसमें भारतीयों को भी अधिक से अधिक शामिल किया जाए और इसकी भर्ती परीक्षा भी भारत में ही आयोजित की जाए, जो कि पहले केवल और केवल लंदन में ही होती थी। इसी तरह आर्थिक मामलों में तटकर द्वारा भारतीय उद्योगों की सुरक्षा की मांग उदारवादियों के द्वारा की गई। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये प्रमुख जो कार्यक्रम थे उदारवादियों के, इन बिंदुओं के माध्यम से यहाँ स्पष्ट करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं उदारवादी राजनीति की सीमाएं क्या हैं, उन पर प्रतिबंध क्या थे। तो उदारवादी राजनीति के अंतर्गत जो सीमाएं या प्रतिबंध थे, वो सबसे प्रमुख ये थे कि इन्होंने कानून की चार दीवारी के अंदर रहकर ये आंदोलन करना उचित समझा। वो किसी भी हिंसा और उग्र आंदोलन के विरोधी थे और उनका विचार था कि कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर ही आंदोलन करना चाहिए। इसके साथ ही वो ब्रिटिश न्यायप्रियता में गहरा विश्वास करते थे। ये भी एक तरीके से उनके लिए एक उदारवादी राजनीति की सीमा थी। इसके अलावा उन्होंने जन आंदोलन लाने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि उदारवादियों में कुछ कुलीन वर्ग के लोग ही शामिल थे और बुद्धिजीवी वर्ग जो पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण कर पाए थे और धनिक वर्ग के जो सदस्य थे वही थे। इन्होंने इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके अलावा इनका सामाजिक आधार विस्तृत नहीं था, क्योंकि यह नेता उच्च वर्गीय मानसिकता के थे, यानी कि सामाजिक आधार जो फैला हुआ नहीं था, पूरे समाज के हर तबके के लोगों को ये जोड़ सकें। तो ये उदारवादी राजनीति की कुछ सीमाएं हमने यहाँ पर आपको बताई। अब बात करते हैं विद्यार्थियों कि उदारवादियों की उपलब्धियां क्या रही। तो उदारवादियों की उपलब्धियों के अंतर्गत हम जब बात करें तो उनमें प्रमुख बातें निम्न हैं। जैसे प्रारंभिक चरण में इन्होंने भारतीय जनता को राष्ट्र आंदोलन से परिचित कराया। जिस समय राष्ट्र आंदोलन की शुरुआत हुई
भारतीय जनता में इसके प्रति कोई जागृति नहीं थी, लेकिन उदारवादी नेताओं ने प्रारंभिक चरण में भारतीय जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से परिचित कराया, उसके बारे में बताया कि यह राष्ट्रीय आंदोलन किसके लिए है, क्यों है और क्यों ज़रूरी है। तो एक तरीके से शुरुआती दौर में राष्ट्रीय आंदोलन से जनता को परिचित कराने का जो कार्य किया वो उदारवादियों ने ही किया। इसके अलावा राष्ट्रवादियों की प्रारंभिक सफलता के रूप में सन 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना इलाहाबाद में हुई तथा भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने पर सहमति हुई। तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि थी उदारवादियों की कि पहले भर्ती परीक्षा लोक सेवा आयोग के लिए केवल और केवल लंदन में होती थी और भारतीयों को भी परीक्षा देने के लिए वहीं पर जाना पड़ता था। लेकिन 1886 में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत में इलाहाबाद में हुई तथा भारत और इंग्लैंड में एक साथ ही परीक्षा कराने पर सहमति ब्रिटिश सरकार और उदारवादियों के मध्य हुई। अगली बात करें तो उदारवादियों के ही समय भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु, भारत पर जो खर्च किया जाता था भारतीय व्यय सरकारी उसमें, उसकी समीक्षा हेतु वेलबाई आयोग की स्थापना भी हुई। तो एक तरीके से भारतीय व्यय की समीक्षा करने के लिए जो आयोग गठित किया गया वेलबाई आयोग, वो भी उदारवादियों की एक तरीके से देन थी। इसके अलावा उदारवादियों के आंशिक दबाव के परिणाम स्वरूप ही 1892 का भारत परिषद अधिनियम पास हुआ, जिसके द्वारा निर्वाचित स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि थी जो 1892 का भारत शासन परिषद अधिनियम था, वो उदारवादियों के आंशिक दबाव के कारण पास हुआ, जिसके द्वारा निर्वाचित जो स्थानीय निकाय थे उनको कुछ अधिकार प्रदान किए गए 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। इसके अलावा विद्यार्थियों, आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। किस तरीके से भारतीय धन को अंग्रेज भारत से बाहर भेज रहे थे और अपने इस धन के निष्कासन सिद्धांत के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के किए जा रहे आर्थिक शोषण के बारे में जनता को परिचित कराया। इसी के साथ महादेव गोविंद रानड़े द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाया गया। इसी तरह विद्यार्थियों, प्रमुख उदारवादी नेता रोमेश चंद्र दत्त द्वारा एक पुस्तक लिखी गई भारतीय आर्थिक इतिहास, जो पहली पुस्तक थी। इस कारण इस युग को आर्थिक राष्ट्रतावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जैसे दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन सिद्धांत, इसी तरह गोविंद रानड़े द्वारा भारत को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाया जाना, और इसी तरह रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक भारतीय आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक के कारण इस युग को आर्थिक राष्ट्रतावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। उदारवादी नेता रमेश चंद्र दत्त, जिन्होंने वर्ष 1899 के लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी तथा इनको भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखने का श्रेय भी विद्यार्थियों जाता है। तो इस प्रकार से प्रारंभिक चरण में उदारवादी जो नेता थे विद्यार्थियों, उनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा और उन्होंने नरमपंथी विचारों को एक तरीके से अपनाकर और जहाँ तक संभव हो पाया ब्रिटिश सरकार से अपनी बातों को मनवाने के लिए कार्य किया और कुछ हद तक उन्हें अपने इस कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्धियां भी प्राप्त हुई। धन्यवाद विद्यार्थियों।